राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? इलेक्शन के जो इलेक्टोरल है उसकी प्रोसेस के विभिन्न स्टेप किस प्रकार की हैं? चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कैसे संपन्न होती है? तो आज इस निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया और इस अधिनियम में निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का डिटेल में प्रोविज़न किया गया है, व्यवस्था की गई है। चुनाव को संपन्न करने के लिए अनेक चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, तो हम बारी बारी उन स्टेप का, उन चरणों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो चरण है इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब ये है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा रेखा तय की जाती है। वो हर 10 वर्ष के बाद उसकी सीमा जो है निर्वाचन क्षेत्र की, उसमें बदलाव किए जाते हैं। 1952 में संसद ने एक्ट पास करके परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। इस परिसीमन आयोग में हर 10 वर्ष के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने की व्यवस्था है। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। 2000 में हुए लोकसभा चुनाव निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर ही संपन्न किए जाते हैं। इस परिसीमन में अनुसूचित जातियों की लोकसभा में सीटें 70 से बढ़ाकर 84 की गई। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 40 से बढ़ाकर 47 की गई। इस प्रकार देश में निर्वाचन प्रक्रिया का पहला चरण सभी निर्वाचन क्षेत्रों, लोकसभा व विधानसभा का परिसीमन करना है। जैसे 2009 से पहले अगर हम हिसार लोकसभा की स्टडी करें तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पहले भिवानी विधानसभा क्षेत्र में आता था और भट्टू विधानसभा क्षेत्र नहीं था। परिसीमन के बाद इसको तोड़ दिया गया। उकलाना विधानसभा क्षेत्र नया बना दिया और जो भट्टू विधानसभा का क्षेत्र था वो सिरसा में चला गया। तो अलग अलग ये जो है परिसीमन का एक दायरा है कि हर 10 वर्ष के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उनमें बदलाव किया जाता है। तो ये पहला चरण है इलेक्टोरल प्रोसेस का है। दूसरा चरण है मतदाता सूची को अद्यतन रखना, अपडेट करना। मतदाता सूची अपडेट का मतलब ये है मतदाता सूची को अपडेटिंग करना। चुनाव प्रक्रिया का ये दूसरा चरण है। मतदाता सूची में समय समय पर मतदाताओं की स्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनको मतदाता सूची से निकाल दिया जाता है। मतदाताओं के नाम, उनके एड्रेस अगर गलत हो तो उनमें सुधार किया जाता है। अगर आम चुनाव से पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा मतदाताओं को मत पहचान पत्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय मतदान केंद्रों पर BLO बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा नए वोट बनवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग ने शिक्षण संस्थाओं में नए मतदाताओं को मत पहचान पत्र बनवाने के लिए आवश्यक किया गया है कि जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनको विशेष प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में उनका वोटर आई कार्ड बने। चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग मतदाताओं से उनके नाम, उनके पते और अन्य विवरण में हुई गलती के बारे में आपत्ति मांगता है ताकि आम चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। जो विसंगतियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं वोटर के नाम में, पिता पति के नाम में, एड्रेस में, उम्र में, जहाँ कहीं पर भी किसी प्रकार के विवरण में गलती है तो चुनाव से पूर्व इलेक्शन कमीशन आपत्तियाँ मांगता है और उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। भारत में
निर्वाचन प्रक्रिया में तीसरा महत्वपूर्ण चरण निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति है। चुनाव में पहले निर्वाचन आयोग राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करता है। प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उपमंडल निर्वाचन अधिकारी, पंजीयन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर यानी मतदान अधिकारी एवं BLO की नियुक्ति की जाती है, ताकि ग्रामीण स्तर से लेकर के स्टेट लेवल तक के सारे जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति पूरी तरह से सचेत होकर कार्य करें। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में चौथा महत्वपूर्ण चरण जो है मतदान केंद्र निर्धारित करना है। चुनाव प्रक्रिया के इस चरण में निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक व सामुदायिक स्थलों पर मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। विशेष करके पंचायत घर में, विद्यालयों, महाविद्यालयों में सार्वजनिक स्थानों का चयन किया जाता है, ताकि किसी भी नागरिक को, मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मतदान केंद्रों में 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं रखी जाती। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, BLO व पुलिस स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त ऊपर सुपरविजन के लिए इलेक्शन ऑफिसर पर जो है सेक्टर ऑफिसर या सुपरवाइज़र और उसके ऊपर जो है निर्वाचन अधिकारी नियंत्रण के लिए लाए जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में पांचवा बड़ा चरण है चुनाव तिथियों की घोषणा करना। चुनाव प्रक्रिया में पांचवा जो चरण है वो चुनाव की तिथियों की घोषणा करना है। निर्वाचन आयोग पूरे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव की विभिन्न चरणों की संपन्न करवाते हैं। विशेष करके लोकसभा के चुनाव कई चरणों में संपन्न करवाए जाते हैं। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता थे। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे पूरे देश में 1 या 2 तिथियों पर चुनाव करवाना संभव नहीं था। निर्वाचन आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए और 23 मई को मतगणना की तिथि निर्धारित की। यानी बहुत सारे राज्यों में जहां पर संवेदनशील बूथ ज़्यादा है वहां पर कई चरणों में चुनाव करवाए जाते हैं। इसी तरह राज्य विधानसभा के चुनाव छोटे राज्यों में लगभग एक ही दिन, बड़े राज्यों में हो सकता है जहां पर स्थितियां काफ़ी जटिल हो, संवेदनशीलता ज़्यादा हो, वहाँ कई चरणों में भी हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव पूरे देश में कई चरणों में संपन्न होते हैं। अभी तो पंचायत के चुनाव भी जो है, अभी पीछे हरियाणा में जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो 2-3 चरणों में संपन्न करवाए गए थे, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग। तो उससे जो है पुलिस स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों की व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। तो ये चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। चुनाव प्रक्रिया में छठा महत्वपूर्ण चरण है नामांकन पत्र भरना। निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में नामांकन पत्रों को भरने की प्रक्रिया आरंभ होती है। नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। उम्मीदवार को निर्वाचन पत्र भरते समय प्रस्तावकों व अनुमोदनों यानी प्राइमरी और सेकेंडरी द्वारा नामांकन प्रमाणित करना होता है। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों को भी नामांकन पत्र भरना होता है। नामांकन पत्र में प्रत्येक प्रत्याशी को अपना पूरा विवरण व साथ में संविधान में अंकित योग्यताओं को पूरा करना होता है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार की निश्चित राशि जमानत राशि के रूप में जमा करवानी होती है। यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो नामांकन भरने का ये चरण है निर्वाचन प्रक्रिया का। उसके बाद अगला चरण नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने का है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित तिथि तक नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाती है। नामांकन पत्रों की जांच में कोई कमी पाई जाती है या उसकी पूर्ण जांच करके
अंतिम निर्णय दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामांकन पत्र के बारे में आक्षेप व्यक्त करता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है और इस संबंध में वह चुनाव अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर न्यायालय को ये विश्वास हो जाए कि प्रार्थी द्वारा दिए गए विवरण व तथ्य सही है तो निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। और यदि न्यायालय को विश्वास हो जाए कि चुनाव अधिकारी का निर्णय तथ्यों पर आधारित है तो उसके नामांकन पत्र को अस्वीकार किया जाता है। नामांकन पत्र की जांच पड़ताल के बाद नामांकन पत्रों की वापसी का चरण आरंभ होता है। एक निश्चित तिथि तक उम्मीदवार बिना पत्र के साथ अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशी की जमानत राशि वापस दे दी जाती है। नामांकन पत्र वापस लेने के बाद शेष रह रहे उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाती है। प्रत्याशियों की सूची में उनके नामों के सामने चुनाव चिन्ह भी दर्शाए जाते हैं। चुनाव अभियान ये भी चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपना चुनाव तेज गति से आरंभ करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दल का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा रैलियां व रोड शो का प्रदर्शन करके मतदाताओं को लुभाया जाता है। पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रचार अभियान को तेज किया जाता है। नाटकों, रागनियों, गीतों के द्वारा प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। घर घर जाकर प्रत्याशी प्रत्येक मतदाता को अपनी मजबूत उम्मीदवारी दल की नीतियों उपलब्धियों से अवगत करवाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के अनेक तरीके प्रयोग किए। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मतदान दिवस से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अगला चरण जो है मतदान दिवस है, पोलिंग डे। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को मतदान आरंभ होता है। मतदान दिवस को सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है और सभी कार्यालय बंद रहते हैं। एक मतदान क्षेत्र को कई मतदान केंद्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मतदान केंद्र में प्रत्येक प्रत्याशी अपने सहायक को चुनाव अधिकारियों द्वारा नियुक्त कर सकता है, एजेंट जिसे हम बोलते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यानी प्रत्येक कैंडिडेट अपने एजेंट जो है हर बूथ पर वो नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक मतदाता को BLO द्वारा स्लिप दी जाती है वोटर से संबंधित। मतदाता इस स्लिप के साथ मतदान केंद्र में जाता है और वहाँ के कर्मचारियों को यह स्लिप दिखाता है। उसके बाद मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि मतदाता दोबारा मतदान न करे। फिर मतदाता EVM मशीन पर जाकर अपने मनपसंद उम्मीदवार के सामने बड़े चुनाव चिन्ह के बटन को दबाता है, जिससे पीप की आवाज़ आती है और मतदाता का मतदान हो जाता है। तो ये मतदान दिवस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मतदान एवं मतगणना एवं परिणाम की घोषणा। इसके लिए भी निश्चित तिथि को जो है पहले से निश्चित किया जाता है। मतगणना के समय प्रत्याशी और उसके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। मतों की गिनती के बारे में किसी प्रत्याशी को आपत्ति हो तो वह इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कर सकता है। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचन प्रत्याशी को चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। तो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए
और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।